सो लेट्स स्टार्ट विद एप्पल इंक फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें हम आज बात करेंगे कि कंपनी ने अपने आप को ओवरऑल फाइनेंशियली कैसे मेंटेन किया हुआ है, उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले एप्पल इंक ने आपको बेसिकली आना क्या है। फाइनेंस रिपोर्ट की वेबसाइट पे सर्च बार है। सर्च बार में जैसे ही आप एप्पल इंक क्लिक देंगे, यहाँ पे आपको कंपनी का डेटा मिल जाएगा। एंड स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको मिलेगा स्टॉक प्राइस का चार्ट, जो कि रेगुलर मार्केट आवर्स के हिसाब से ही ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा 5-10 मिनट्स का डिफरेंस मिल सकता है। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे फॉर एग्जैक्ट स्टॉक प्राइस देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे लेटेस्ट स्टॉक प्राइस मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कितने भी टाइम का जस्ट आपको जूम इन जूम आउट करना है एंड यू कैन सी द स्टॉक प्राइस। एंड यहाँ पे आप इंडिकेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप इंडिकेटर्स सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ दिखेगा एप्पल का। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस। तो एप्पल का जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, उसमें आपको सबसे पहली चीज़ मिलेगी एप्पल का एक स्कोर कार्ड, कंपनी इवैल्यूएशन स्कोर कार्ड, जिसमें उसका ओवरऑल स्कोर आया हुआ है। और वो क्यों आया हुआ है उसका रीज़न भी है। यहाँ पे उसकी जितनी भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं, उसका एवरेज स्कोर आता है एक। तो वो सारा स्कोर करके, हर एक मैट्रिक्स का स्कोर करके उसको ओवरऑल एक स्कोर मिलता है कि आउट ऑफ दीज वैल्यूएशन मैट्रिक्स या फिर दीज फाइनेंशियल मैट्रिक्स, इसको कैसा स्कोर करना चाहिए। ठीक है, और ये दिखाता है कि कैसे कंपनी ने अपने आप को फाइनेंशियली मेंटेन किया हुआ है एंड कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। बट ये स्कोर कार्ड पे हम सबसे एंड में आएंगे, क्योंकि हमें इस स्कोर कार्ड पे रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले सारे फाइनेंशियल ग्राफ्स को समझना पड़ेगा। जैसे हमें पता चलेगा कि ये स्कोर कार्ड प्रोड्यूस कैसे हुआ, या इसका स्कोर आउट ऑफ 10 7 क्यों आया, 8 क्यों नहीं आया, 9 क्यों नहीं आया, किस ग्राफ की वजह से हम पीछे रह गए, या फिर किस ग्राफ की वजह से हम ग्रोथ लेकर आए हैं। सो हम सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। क्विक व्यू, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एंटरप्राइज वैल्यू। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन और एंटरप्राइज वैल्यू में दोनों में फ़र्क ये होता है कि मार्केट कैप का मतलब होता है कि मार्केट में कंपनी की वैल्यू क्या है, लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी की इंटरनल वैल्यू कितनी है। दोनों में एग्जांपल ये है कि मार्केट में जब कंपनी लिस्टेड होती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी को परसीव कैसे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को कैसे परसीव कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू जब आती है तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। लेकिन जब कंपनी लिस्टेड है, लेकिन जब वो इंटरनली बिजनेस ऑपरेट कर रही है और अंदर जो उसके ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके बेसिस पे उसकी इंटरनल वैल्यू क्या आती है, जो इंटरनल ऑपरेशंस बिजनेस कर रहे हैं, जो कंपनी कर रही है, उसकी इंटरनल वैल्यू क्या आती है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि कैसे मार्केट उसको वैल्यू कर रहा है और उसकी इंटरप्राइज वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये दोनों ग्राफ्स ना ऑलमोस्ट आपको सिमिलर जर्नली कंपनीज में दिखते हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जर्नली नीचे ही दिखता है एंटरप्राइज वैल्यू से, बिकॉज एंटरप्राइज वैल्यू शोज कंपनी की इंटरनल वैल्यू तो ज़्यादा है, लेकिन मार्केट कैप अभी भी थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी की मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू दोनों इक्वलेंट में चल रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.5 लाख करोड़ का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे दोनों में बस कुछ मिलियंस का फर्क है। जो कि ऑल्दो मिलियंस का फर्क है तो भी वेरिएशन है, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं है। दोनों ग्राफ साथ साथ चल रहे हैं। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है, जो डार्क ब्लू लाइन है, ये इंटरप्राइज वैल्यू बता रहा है, और यहाँ पे है मार्केट कैप। और जो करंट मार्केट कैप है कंपनी का, वो है 43,36,134 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, ये पूरा डेटा हमारा मिलियन डॉलर्स में। ठीक है, सो अगर हम बात करें करंट मार्केट कैप कंपनी का 43,36,134 मिलियन डॉलर्स चल रहा है एंड 51। सो ये है हमारा करंट मार्केट कैप। और अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी 2016 से लेके अभी तक काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। बीच में कुछ सेटबैक्स लगे थे, 2022 में एक सेटबैक आया था, बट कंपनी ने उसके बाद फिर से ग्रो करा एंड नाउ द मार्केट कैप इज 43 लाख मिलियन डॉलर्स, जो कि स्टार्ट हुआ था 2016 में 1,54,000 मिलियन डॉलर से, और आज है इसकी वैल्यू 43 लाख मिलियन डॉलर्स। दैट शोज कि कंपनी ने अपने आप को कितना टाइम्स में इम्प्रूव किया है विद इन 8 ईयर्स। 2016 से 24 में 8-9 ईयर्स में कंपनी ने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया, और कितना उसने अपना इनोवेशन किया, और कितना उसने अपनी बिजनेस को ग्रोथ दिया।
सो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड एंटरप्राइज वैल्यू तो मैं आउट ऑफ 10 कंपनी को स्कोर करता हूँ 8-9, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। जस्ट बिकॉज 22 में थोड़ा एक सेटबैक आया था, बट कंपनी ने स्टिल अपनी वैल्यू जो मार्केट में बनाई रखी है वो इंक्रीज ही करी है। और आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा हर एक ग्राफ के नीचे, तो आप आराम से उसे रीड कर सकते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इस ग्राफ में हुआ क्या। ठीक है, इन केस अगर आप इस ग्राफ को देख के पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहे, तो आपको पूरा इस लाइंस में 3 लाइंस में आपको समझ आ जाएगा कि इस ग्राफ में एक्चुअल में हुआ क्या और कैसा चल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ मैट्रिक्स। जैसे कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल एनालिसिस में भी ग्रोथ मैट्रिक्स देखा था, अब यहाँ पे हमने 1, 3 एंड 5 ईयर्स का डेटा लिया। सो अगर आप देख पा रहे हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, एसेट ग्रोथ एंड स्टॉक प्राइस ग्रोथ, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ इधर ही नंबर दिख रहे हैं। स्टॉक प्राइस ग्रोथ में 31% 5 ईयर्स में, 16% 3 ईयर्स में एंड 45% 1 ईयर में। बाकी अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड एसेट्स ग्रोथ देखें तो हमें 2%, 4% माइनस में, एसेट ग्रोथ 4%, 1% दिख रहा है। दैट शोज कि कंपनी ने अपनी जो मार्केट में वैल्यू क्रिएट करी है, जो इंटरनली बिल्ट वैल्यू है, दोनों में बहुत ही बड़ा वेरिएशन है। ऑल्दो यहाँ पे जो एक कैगर है ये आपको लास्ट 5 ईयर्स का दिखा रहा है। इन केस अगर हम कंपेरिजन करते लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का तो काफ़ी अच्छा आता रिजल्ट, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने बहुत ही स्लो ग्रोथ करी है, बहुत ही स्लो ग्रोथ। लाइक दैट शोज 2% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है एक साल में, 3 साल में 2% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है और 8% हुई है 5 साल में। मतलब लास्ट 5 ईयर्स से कंपनी ने इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करी है, ऑल्दो दे आर ग्रोइंग, ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ मार्केट दे आर ग्रोइंग, क्योंकि उसका स्टॉक प्राइस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 31% इंक्रीज हो गया लास्ट 5 ईयर में, 3 ईयर्स में 16 एंड लास्ट 1 ईयर में ही 45% की, ऑलमोस्ट हाफ उसकी वैल्यू बढ़ गई है, स्टॉक प्राइस ग्रो कर गया है। तो दैट शोज कि कंपनी अपने इंटरनली जो बिजनेस है उससे ग्रो नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू, उसकी जो ब्रांडिंग है, जैसे एप्पल की एक ब्रांड वैल्यू है, तो उसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है। दैट शोज हाउ दे आर ग्रोइंग, दैट नॉट शोज कि हमारी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और एसेट ग्रोथ की वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। दे आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू, देयर मार्केट परसेप्शन एंड देयर प्रीमियम valuation in the market right now. Now let's talk about next graph that shows valuation metrics. This is the most important one because यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मार्केट में उसकी वैल्यूएशन कैसी चल रही है। सो इन 2016 कंपनी का जो मार्केट वैल्यू था 3.5 था इन टर्म्स ऑफ पी रेशो। पी रेशो, पीबी रेशो और पीएस रेशो में तीनों में इतना डिफरेंस है कि तीनों को शेयर प्राइस से कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन पी रेशो में हम अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करते हैं, पीबी रेशो में हम शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं और पीएस रेशो में हम शेयर प्राइस को सेल्स पर शेयर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अर्निंग पर शेयर से हम इसलिए कंपेयर करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को एक शेयर पे कितना अर्निंग मिल रहा है। ठीक है, एंड पीबी रेशो को हम बुक वैल्यू से कंपेयर इसलिए करते हैं ताकि हमें इंटरनली शेयर प्राइस और जो इंटरनल वैल्यू है उससे पता चलता है। एंड पीएस रेशोज, अगर कंपनी सेल कर रही है 1 रुपए की तो शेयर प्राइस के मुकाबले हमें कितना टाइम्स में फायदा हो रहा है। तो वैल्यूएशन रेशोज ओवरऑल आपको कंपनी की वैल्यू बताती है। तीनों रेशोज से मिलके आपको ओवरऑल वैल्यू पता चल जाती है। इसका एक स्कोर भी आएगा लास्ट में। तो पी रेशो हमने देखा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, दैट शोज कि कंपनी अपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। राइट, 20 तक काफ़ी अच्छा हुआ था, 22 तक डिक्लाइन आ गया था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने वापस अपना वैल्यूएशन इंक्रीज किया। जैसे कि मार्केट कैप भी 22 में जाके डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद फिर कंपनी ने एक ग्रोथ दिया था। तो ऐसे ही यहाँ पे 22 में डिक्लाइन आया था, मार्केट कैप डिक्लाइन होता है तो पी रेशो, पीबी रेशो पे इम्पैक्ट आता है, बट उसके बाद जैसे ही मार्केट कैप इंक्रीज हुआ ये तीनों भी इंक्रीज हो गए। तो मार्केट कैप और वैल्यूएशन का बहुत ही इंटर रिलेटेड है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये इम्पैक्ट होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो मार्केट कैप अगर डाउन होगा तो पी रेशो या पीबी रेशो या पीएस रेशोज भी डाउन होंगी, क्योंकि ये वैल्यूएशन से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, सो कंपनी ने काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन करा इन टर्म्स ऑफ 2016 से 24 तक देखें तो 3.5 से 45 पे आ गई है, जो कि दैट शोज 15 टाइम्स
उसकी जो वैल्यूशन है वो 15 टाइम्स इंप्रूव हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एंड इसका डेटा 24 तक इसलिए क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो सितंबर में क्लोज होता है। तो दिस ईयर 25 का सितंबर ईयर क्लोज हो चुका है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है टिल नाउ। तो 25 की जैसी रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाएगा। टिल नाउ उसका जो डेटा है वो 24 सितंबर तक का है हमारे पास। जैसे ही उसका फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आ जाती है 25 की, क्योंकि सितंबर 25 में उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, सो उसकी रिपोर्ट हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी तक आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए 24 तक का डेटा अगर हम देखें तो 15 टाइम्स वैल्यूशन इंक्रीज हो चुकी है। इन टर्म्स ऑफ पीबी रेशो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है तो पीबी रेशो में। एंड पीएस रेशोज भी काफ़ी अच्छा 0.7 से 11.1 हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। तो वैल्यूएशन के टर्म्स में तो कंपनी ने अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। ब्रांडिंग प्रीमियम वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज इन्वेस्टर्स जो है उसकी वैल्यू को परसीव कर रहे हैं, बिकॉज एप्पल की एक मार्केट ब्रांड है। इन टर्म्स ऑफ अगर उसके इंटरनल ऑपरेशंस में थोड़ा ऊपर नीचे भी होता ना, तो भी उसकी मार्केट वैल्यूएशन की वजह से वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको पूरी रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगी, जिससे आप थोड़ा रीड करके समझ सकते हैं कि इस ग्राफ में एक्चुअल में है क्या और कैसे ये आगे ग्रो कर रहा है और कैसा इसमें हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विडिटी मेट्रिक्स। सो लिक्विडिटी मेट्रिक्स इज ऑल अबाउट कि कंपनी ने अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशंस को कैसे मेंटेन किया हुआ है। शॉर्ट टर्म पोजीशंस में होता क्या है, बेसिकली कंपनी जब लोन लेती है, जैसे कि अगर आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, तो रेगुलर बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए लोन चाहिए होता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी लोन लेती हैं। अब वो लोन को मेंटेन करने के लिए उसको चाहिए कैश, उसको चाहिए करंट एसेट्स, ताकि उस लोन को वो रीपे भी कर पाए, राइट। बिकॉज उसके पास कैश नहीं होगा या करंट एसेट्स नहीं होंगे तो वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। करंट रेशो, क्विक रेशो एंड कैश रेशो शोज कि हाउ कंपनी इज मैनेजिंग देयर शॉर्ट टर्म पोजीशंस। बिकॉज शॉर्ट टर्म पोजीशंस आपको बता देगी कि कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस आने वाले टाइम में प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, एक मैनेजेबल सिचुएशन हो सकती है या फिर एक ग्रोथ सिचुएशन हो सकती है, कि शॉर्ट टर्म में तो कंपनी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी को शॉर्ट टर्म में पोजीशन में शॉर्ट टर्म पोजीशंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2019 में इसकी जो करंट रेशो थी वो थी 1.54 और आज है 0.87 और लगातार वो गिरती जा रही है। 23 में थोड़ी इंक्रीज हुई थी, देन अगेन ये गिर गई। दैट शोज कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है वो उसके करंट एसेट से या कैश से ज़्यादा है। एंड आने वाले टाइम में उसके पास कैश क्रंच के चांसेस आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी बहुत लूज होती जा रही है। हर साल धीरे धीरे उसकी लिक्विडिटी लूज होती जा रही है, जिसकी वजह से कैश क्रंच आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन फिर से लेना पड़ेगा एंड उसको मेंटेन करने के लिए उसको करंट एसेट्स लेने पड़ेंगे। सो करंट एसेट्स कंपनी के पास है नहीं, लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे फिर वो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, करंट एसेट्स फिर नहीं है तो फिर उसके पास लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो धीरे धीरे होगा क्या कि करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती जाएंगी एंड करंट एसेट्स धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे एंड धीरे धीरे कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशन है वो मैनेज होना प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। ऑल्दो एप्पल इज अ गुड कंपनी एंड बिग कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू और उसके पास काफ़ी अच्छा पैसा हो सकता है, बट लिक्विडिटी वाइज कंपनी अभी भी ये शो कर रहा है कि कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो यहाँ पे कैश क्रंच आने के चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी लास्ट 6 ईयर से काफ़ी डिक्लाइनिंग स्टेज पे जा रही है एंड टिल नाउ 0.87 है। 25 में क्या हुआ है अभी हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट जब उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी, बट टिल नाउ कंपनी लिक्विडिटी वाइज कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। तो लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म पोजीशन कंपनी अभी भी फंसी हुई है। क्विक रेशो भी 0.83 है। करंट रेशो से ही क्विक रेशो निकलती है, जैसे हम इन्वेंट्रीज उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे करंट रेशो डाउन है तो ऐसी क्विक रेशो भी डाउन होगी। कैश रेशो में हम बस इतना देखते हैं कि कंपनी के पास कैश कितना है टू मेंटेन देयर करंट लायबिलिटीज, तो दैट शोज कि 2019 से कैश भी काफ़ी डिक्लाइन आ चुका है। 0.17 है फॉर करंट लायबिलिटीज मीटिंग, तो वो भी कंपनी के पास इतना नहीं है। तो ओवरऑल करंट रेशो अगर डाउन है तो सारी रेशोज और वो एक डाउन ही होंगी। कैश रेशो थोड़ा सा
हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों इंटर रिलेटेड होती है। तो अगर करंट रेशो डाउन होगी तो क्विक रेशो भी डाउन ही होगी। तो यहाँ पे कंपनी की लिक्विडिटी सिचुएशन में प्रॉब्लम तो है, बिकॉज कंपनी के पास कैश नहीं है इनफ टू मेंटेन देयर डे टू डे ऑपरेशंस। Now let's talk about solvency metrics. Solvency metrics shows about how companies managing their long-term solvency. मतलब कि अभी हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी में शॉर्ट टर्म पोजीशन कि कंपनी ने अपने आप को शॉर्ट टर्म में कैसे मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट देयर लॉन्ग टर्म पोजीशन, कि जब वो शॉर्ट टर्म के लोन लेके उसको रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, तो क्या वो लॉन्ग टर्म लोन्स को रीपे कर सकती है? लॉन्ग टर्म लोन्स को रीपे करने के लिए क्या चाहिए? उसके लॉन्ग टर्म एसेट्स, उसके पास बहुत सारे एसेट्स होने चाहिए और बहुत सारा कैश होना चाहिए टू रीपे देयर लॉन्ग टर्म लोन्स, एंड उसके पास काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो लोन्स रीपे कर पाएंगे। सो अगर हम बात करें किसी भी कंपनी को, अगर हमें ये समझना है कि उसकी शॉर्ट लॉन्ग टर्म पोजीशन अच्छी है, तो उसमें टोटल इक्विटी कम से कम 75 to 80% होनी चाहिए, और करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज टोटल 20 से 25% होनी चाहिए। अगेन टोटल इक्विटी 70 to 75 या 80% होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज है उसका टोटल, मतलब टोटल लायबिलिटीज सिर्फ 20 से 25% होनी चाहिए, और 75% एटलीस्ट होनी चाहिए टोटल इक्विटी। तभी आपको कंपनी एक सेफ सिचुएशन में दिखेगी, कंपनी आपको एक अच्छी पोजीशन में दिखेगी। बिकॉज टोटल इक्विटी का बेसिक मीनिंग होता है कि कंपनी में इंटरनल फंडिंग ज़्यादा है और बाहर से उसने लेंडिंग कम करी हुई है। जैसे होता क्या है कि उसकी जो बाहर की लेंडिंग है वो कम होगी, उसका इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, उसको लोन थोड़ा कम देना पड़ेगा। इंटरनल फंडिंग ज़्यादा होगी तो वो अच्छे से रिस्क भी ले सकता है, अच्छे से बिजनेस ऑपरेट भी कर सकता है, उसको फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट लायबिलिटीज में 48% हो गया और हर साल ये इंक्रीज होता जा रहा है। दैट शोज कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन्स लायबिलिटीज को इंक्रीज करता जा रहा है। और यहाँ पे अगर 100 में से 48% अगर यही है तो रेस्ट 52% क्या है देख लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज 36% है। दैट शोज कि कंपनी ने एंड दिस इज 15% ओनली। यहाँ पे 39 से स्टार्ट हुआ था और आज डिक्रीज करते करते कंपनी अपने शेयर्स लूज कर गई है, टोटल इक्विटी ओवरऑल इसकी लूज हो गई है। एंड करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का अगर हम टोटल करें तो समवेयर अराउंड 80%, 85% अगर हम आज करंट सिचुएशन की बात करें तो सिर्फ कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज हैं और टोटल इक्विटी के टर्म्स में 15% है। तो अगर आप खुद से समझें, अगर अपनी सिचुएशन समझे, एक बिजनेस सिचुएशन हटा देते हैं, कंपनी सिचुएशन हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल मी एज एन एग्जांपल, अगर मेरे पास लोन ज़्यादा है और मेरे पास इंटरनली जेब में पैसा कम है, तो मैं आने वाले टाइम में रिस्क लेने से डरूंगा और मैं इनोवेशन करने से डरूंगा, एंड वो सारी चीज़ों की वजह से अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस आउट हो जाएंगी। मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे को लोन देने के लिए इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए अभी डेट बर्डन मेरे पे चढ़ता जाएगा। अब इस डेट को रीपे करने के लिए कंपनी और डेट करेगी, और डेट को भरने के लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड ओवरऑल ये डेट ट्रैप में फंस जाती है कंपनीज। सो ऑल्दो एप्पल इज अ बिग कंपनी, बट इसका डेट ट्रैप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 80% किसी भी कंपनी की लायबिलिटी होना वो बहुत ही सिचुएशन एक क्रंच की सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज कंपनी के पास इनफ कैश फ्लो तो वैसे ही नहीं है, इनफ उसके पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो अपने लाइबिलिटीज़ को मीट कर पाए, राइट। एंड टोटल इक्विटी की परसेंटेज बिल्कुल 15% पे आ गया, जो कि 39 से स्टार्ट हुआ था, डिक्लाइन होता जा रहा है। करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज था, अब इंक्रीज हो गया, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज भी 35 से 36 पे आ गया, जो कि 47 हो गया था। धीरे धीरे इन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को कम करा, लेकिन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, और टोटल लाइबिलिटीज इनकी समवेयर अराउंड 85% बन रही है, जो कि एक सिचुएशन है नेगेटिव फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी इज नॉट ऑपरेटिंग देयर टोटल इक्विटी, ऑल्दो दे आर डूइंग डेट, वो भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट जितना ज़्यादा कंपनी पे होगा उतना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, टोटल लिक्विडिटी बहुत कम है, तो कंपनी अभी भी सिचुएशन में है। इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, सॉल्वेंसी भी कंपनी की अच्छी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोरोइंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बोरोइंग स्ट्रक्चर के अंदर कि कंपनी ने बोरो कितना किया हुआ है, शॉर्ट टर्म में कितना बोरो किया हुआ है, लॉन्ग टर्म में कितना बोरो किया हुआ है, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा रीपेमेंट किस में हो रही है। अगर हम देखें तो कंपनी का जो शॉर्ट टर्म
बोरविंग्स है, शॉर्ट टर्म डेट है, वो 11,000 मिलियन था और आज जाके 20,000 मिलियन है। मतलब कंपनी ने एक स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है इन टर्म्स ऑफ देयर वो इन टर्म्स ऑफ देयर शॉर्ट टर्म डेट। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट की, तो लॉन्ग टर्म डेट में कंपनी का जो डेटा है वो दिखा रहा है कि 85,000 मिलियन कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट है, जो कि आज से 2021 में 1,09 मिलियन डॉलर्स था, जो कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिड्यूस किया, अराउंड 20,000 मिलियन इन्होंने रिड्यूस कर दिया। बट अभी भी कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छा डेट है, जो कि उसको रीपे करते हुए बहुत टाइम लगेगा। एंड जितना वो रीपे कर देंगे उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जितना रीपेमेंट हो जाता है ना, उससे टोटल इक्विटी इंक्रीज होती जाएगी और टोटल लायबिलिटीज का स्ट्रक्चर जो है वो कम हो जाएगा। एक टाइम पे जब कंपनी मैनेजेबल स्टेज पे भी आ जाएगी ना, तो भी कंपनी पे रिस्क सिचुएशन काफ़ी कम हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। सो दैट शोज कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में से इक्विटी को और एसेट्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव डेटा है ये, बिकॉज यहाँ पे क्यों ये ऐसा आ रहा है, बिकॉज कंपनी ने प्रॉफिट्स बहुत अच्छे करे। प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं तभी इक्विटी पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आता है, काफ़ी अच्छा परसेंटेज आता है, और एसेट्स पे भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज आता है। सो अगर आप देखेंगे तो 2016 में 34% कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था, आज जाके 164% है। मतलब 100 से भी ऊपर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने रेगुलर इन्वेस्टर्स को 164% का रिटर्न दिया। दैट शोज कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। ऑल्दो उसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, ऑल्दो उसकी सॉल्वेंसी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के मैनर्स में ऑल्दो 22 से 24 तक डिक्लाइनिंग दिख रहा है, हमें काफ़ी अच्छा डिक्लाइन आया है। लेकिन अगर हम लास्ट 8 ईयर्स की कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्रो करा। रिटर्न ऑन एसेट्स की हम बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स 13% थे और आज जाके 25% है। मतलब कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में एसेट्स को 25% तक का रिटर्न दिया। मतलब एसेट्स की वजह से 25% तक का प्रॉफिट जो है कंपनी को हुआ है। दैट शोज कि ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ इसी से होती है, इंटर रिलेटेड होती है सारी चीज़ें। तो एसेट्स की वजह से 25% का रिटर्न आना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज कंपनी की एसेट्स कुछ काम कर रहे हैं। एसेट्स कंपनी इसलिए नहीं लेती कि बस उसको लेके रख दिया फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, बेच दिया जाएगा। उससे वो इन्वेस्टमेंट करके उससे वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे 22 में फिर से अगेन 22 में इंक्रीज हुआ था, देन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो 25% काफ़ी अच्छा रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। Now we'll talk about income statement. Income statement overall talk about कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा किया और कितना बचाया। यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू भी दिख जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस भी दिख जाएंगे एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिख जाएगा कि एट लास्ट कंपनी के पास कितना बच गया। इसका हम ब्रेकडाउन भी देखेंगे, एक एक ग्राफ में हम इसका ब्रेकडाउन देखेंगे। बट यहाँ पे आप देखते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू ऑलवेज टॉक अबाउट कि कंपनी ने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कितना टोटल कमाया। प्रोडक्ट्स कितने थे, उसकी जो सर्विसेज थी, जो भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड किया, जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं। जैसे इसका क्या होगा, आईफोन, मैकबुक, ये दो इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो ये दो प्रोडक्ट से इसने कितना कमाया। सर्विसेज में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या तो वो क्लाउड सर्विसेज हो या वो एआई सर्विसेज हो, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हो, जो भी वो सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहा है, वो उसके टोटल रेवेन्यू में काउंट होता है। टोटल एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका R&D, उसका जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, या फिर टोटल एक्सपेंसेस, या फिर टैक्स एक्सपेंस, राइट। टैक्स एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं कंपनी के। तो वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी टोटल एक्सपेंसेस में। फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बच गया, उसमें से फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा, देन उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है, उसका भी हम ब्रेकडाउन देखेंगे अभी। सो लेट्स टॉक अबाउट इनकम स्टेटमेंट में वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है टोटल रेवेन्यू। 2,15,000 मिलियन था इसका, 2,15,000 मिलियन डॉलर्स इसका जो इनकम था। आज है 3,91,000, जो कि इतना इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंक्रीज करा। रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन जब हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो कंपनी के जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे वो प्रोडक्ट सेल आउट होंगे,
मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, R&D ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, टैक्स ज़्यादा आएगा बिकॉज आपने जितना पैसा कमाया उस पर आपको टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो ओवरऑल जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइनिंग होता और प्रॉफिट एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते तो थोड़ा सा सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के इनकम और एक्सपेंसेस दोनों साइड बाय साइड बढ़ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 44,000 मिलियन था और आज जाके 93,000 मिलियन है, जो कि 2 टाइम्स हो गया, 2 है ना 1.5 टाइम्स हो गया, जो कि दिखाता है कि कंपनी ने अपने आप को कैसे मैनेज किया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तभी उसका इक्विटी में और एसेट्स में रिटर्न आ रहा है, राइट। तो अगर हम देखें 44,000 से 1 लाख मिलियन तक आ गए थे ये लोग, देन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। बिकॉज ये डिक्लाइन जो है ना, ये जो लास्ट 2-3 ईयर से जो डिक्लाइन आ रहा है, ये शो करता है कि कंपनी अब अपने एक स्टेबल स्टेज पे आ गई है, एक मैच्योर स्टेज पे आ गई है। मैच्योर स्टेज कंपनीज क्या होती है ना, वो डिक्लाइन धीरे धीरे करती हैं, लेकिन वो एक स्टेबल स्टेज पे रहती हैं कि ना वो इससे नीचे जाएंगी ना वो इससे ऊपर जाएंगी। अब बस वो इतने स्टेबल स्टेज पे आ गई है। जो भी उनके प्रोडक्ट लॉन्च होंगे वो बिकेंगे, मार्केट में उसकी डिमांड भी होगी, लेकिन वो एक स्टेबल स्टेज पे रहेगी, उसकी इतनी हाइप नहीं रहेगी पहले जैसी थी। जैसे 44 से 1 लाख मिलियन तक जाने का अगर हम देखें तो जो टाइम पीरियड है वो कुछ 6 to 7 ईयर्स है, लेकिन यहाँ से 3 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिक्लाइनिंग दिखाया है। थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कंपनी एक स्टेबल स्टेज पे आ गई है, ना वो उससे ऊपर जा रही है ना इससे नीचे जा रही है, धीरे धीरे वो डिक्लाइन कर रही है। अगर मार्केट में इसकी डिमांड नहीं आती, अगर कंपनी इनोवेशन ज़्यादा नहीं करती, तो धीरे धीरे और डिक्लाइन स्टेज पे आ जाएगी और कंपनी के प्रॉफिट्स और गिरते जाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी हमारा कंसर्निंग पॉइंट होता है कि कंपनी अगर धीरे धीरे R&D कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ाती, या फिर R&D ज़्यादा नहीं करती, या फिर और चीज़ों में नहीं एंटर होती, या फिर कुछ ऐसा इनोवेशन ना कर देती कि जिससे उसकी मार्केट डिमांड फिर से वापस हो जाए, तो कंपनी स्टेबल स्टेज पे रहेगी या फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है लास्ट 3 ईयर से मार्केट में डिमांड है, लेकिन इतनी नहीं है कि और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसको बीट कर पाए। ऑल्दो ये एक प्रीमियम ब्रांड है और बिल्कुल टॉप पे है, अभी भी इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होंगे, लेकिन स्टिल दे आर डिक्लाइनिंग बिकॉज ये एक स्टेबल स्टेज पे आ गए। अगर ये यहाँ से इनोवेशन करके या फिर R&D करके और आगे नहीं जाते, तो कंपनी धीरे धीरे और डिक्लाइन कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा यही सजेशन रहेगा कि कंपनी को और R&D या फिर इनोवेशन करना चाहिए। यहाँ पे आपको पूरी लाइन में दिख जाएगा। वैसे तो कंपनी ने इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबल कॉस्ट करी है एंड मैसिव अर्निंग्स करी है, बट स्टिल कंपनी को और ग्रोथ करने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे उसका स्टेबिलिटी थोड़ी लूज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे उसके लास्ट 3 ईयर से काफ़ी डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट रेवेन्यू ब्रेकडाउन, क्योंकि रेवेन्यू ब्रेकडाउन आपको एक्चुअल में बताएगा कि कंपनी ने प्रोडक्ट्स में कितना कमाया है, सर्विसेज में कैसे कमाया है और कैसे इन दोनों का स्प्लिट है। सो अगर हम देखें प्रोडक्ट्स में, कंपनी 1,91,000 एंड 316 मिलियन इसने किया 3,16,000 मिलियन 22 में, और धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट, प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। दैट शोज कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन, मैकबुक, जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो सब, या फिर उसका जो लैपटॉप है वो सब डिक्लाइन हो रहा है। कंपनी में मार्केट डिमांड इतनी नहीं आ रही है जो पहले आ रही थी। जैसे 2016 से अभी तक काफ़ी डिमांड आ रही थी, जिसकी वजह से रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा था। लास्ट 3 ईयर से कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है। दैट शोज कि कंपनी की मार्केट डिमांड अब इतनी नहीं आ रही है। थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा होता ना तो हम कहते कि मैच्योर स्टेज पे है, लेकिन ये धीरे धीरे डिक्लाइनिंग स्टेज है। स्टिल इट्स अ मैच्योर स्टेज बिकॉज इतना डिक्लाइन नहीं आया, बट एक डिक्लाइन स्टेज है। मैच्योरिटी पे एक डिक्लाइनिंग स्टेज दिखने को मिल रहा है। परसेंटेज टर्म्स में हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो कि हमें और रियलिटी पता चल जाएगी। तो प्रोडक्ट की जो परसेंटेज थी, 88% प्रोडक्ट कंपनी बेचती थी, आज जाके धीरे धीरे डिक्लाइन होके 75% हो गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो मार्केट डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। नंबर्स में इतना पता नहीं चलता, लेकिन परसेंटेज में आपको पता चल जाता है। सर्विसेज में कंपनी की सर्विसेज परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। दैट शोज कि कंपनी धीरे धीरे अपने सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ रही है
और प्रोडक्ट में जो उसके आईफोन एंड मैकबुक हैं या लैपटॉप्स हैं वो डिक्लाइन स्टेज पे जा रहे हैं। धीरे धीरे जो पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी रिटेल कंज्यूमर्स हैं इसके, या जो भी कंज्यूमर्स हैं, वो धीरे धीरे इसकी डिक्लाइन कर रहे हैं डिमांड, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग वेल इन द मार्केट। और उन्होंने अब इतना इनोवेशन करना बंद कर दिया है। जस्ट उनके रेगुलर प्रोडक्ट्स वापस आ रहे विद नेक्स्ट सीरीज। सो दे आर नॉट इनोवेटिंग, राइट, नॉट लाइक उनकी R&D कॉस्ट भी बहुत ही मैनेजेबल होगी। अभी हम R&D कॉस्ट भी देखेंगे कि कैसे वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए प्रोडक्ट की परसेंटेज काफ़ी डिक्लाइन हो रही है। सर्विसेज सेक्टर में सर्विसेज परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। 25% दिस ईयर सर्विसेज है और 75% प्रोडक्ट है, जो कि एक टाइम पे 88% होता था, जो कि एक मेजर डिक्लाइन है। और यहाँ पे आपको राइजिंग फॉल का दिख जाएगा कि यहाँ पे एप्पल का जो यहाँ पे आपको रीज़न भी मिल जाएगा कि कंपनी ने सर्विसेज में ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे इसकी जो आई क्लाउड सर्विसेज हैं, ऐप स्टोर्स हैं और सब्सक्रिप्शन मॉडल है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम होकर सर्विसेज में वो ज़्यादा हो रहा है, बट कंपनी का रेवेन्यू स्टिल इंक्रीज हो रहा है, बट उसके प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं होगी तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे गिरती जाएगी। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन। अब इस एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन में हम 4 चीज़ें देखेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि हम पीछे देख चुके हैं, जैसे जैसे कंपनी की डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की कॉस्ट वैसे वैसे आएगी। R&D एक्सपेंस, यहाँ पे हमने देखा हर साल कंपनी R&D तो कर रही है, इंक्रीजिंग स्टेज पे है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। R&D कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए। एप्पल इज़ अ टेक्नोलॉजी बिजनेस बिकॉज वो आईफोन्स, मैकबुक, आई क्लाउड सर्विसेज, ऐप स्टोर, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, ये सब चलाता है, और उसके लिए उसको काफ़ी अच्छी R&D करनी चाहिए। इनोवेशन एंड R&D इसका बहुत ही मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज इसी से ये आगे अपने आप को स्केल अप कर पाएगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 10,000 मिलियन की इसकी R&D स्टार्ट हुई थी 2016 में, और हर साल धीरे धीरे अपने आप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्रीज करके 31,000 में आ गया है, जो कि 3 टाइम्स हो गया है इसका R&D कॉस्ट, जो कि एक्सपेंसेस के हिसाब से भी देखें और इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखें तो इंक्रीज हो रहा है। एंड ये भी अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, और ये ग्राफ आपको पता चल रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी कर रहा है एप्पल। जर्नल एक्सपेंसेस की बात करें तो धीरे धीरे वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। टैक्स एक्सपेंस तो स्टेबल ही है, आपको टैक्स पे करना है। यहाँ पे दिस ईयर इन्होंने थोड़ा ज़्यादा टैक्स पे किया है, जस्ट बिकॉज हो सकता है कि इनके प्रॉफिट्स थोड़े ज़्यादा हों, या फिर पिछले साल का कुछ डेफर टैक्स रह गया हो, वो हो सकता है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। टैक्स एक्सपेंसेस ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करते, बिकॉज वो एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो कंपनी को पे करने ही है। 20 में इसलिए डिक्लाइन हो गया था बिकॉज यहाँ पे कंपनी कोरोना स्टेज था, एंड वहाँ पे कोविड स्टेज में कंपनी के पास टैक्सेस थोड़े कम हो गए, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है प्रोडक्ट्स की, इतना वो नहीं है, और गवर्नमेंट ने भी कुछ टैक्स एग्जम्पशंस दे देती है। नाउ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस हम देखें तो अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्लाइन हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने अपने आप को कॉस्ट एफिशिएंट बना दिया। एक देखो, 2 रीज़न होते हैं, या तो कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है इसलिए उसकी परसेंटेज डिक्लाइन हो जाती है, वो भी हो सकता है इसमें रीज़न। लेकिन दूसरा रीज़न ये है, जब हमने रेवेन्यू में देखा कंपनी की जो प्रोडक्ट की रेवेन्यू है ना वो डिक्लाइन हो रही है, और जैसे जैसे कंपनी का प्रोडक्ट रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डिक्लाइन हो रही है, इंटर रिलेटेड। तो अगर हम देखें कंपनी का अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होता प्रोडक्ट्स में और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्लाइन हो रही होती, तो हम समझते हैं कि कंपनी ने अपने आप को कॉस्ट एफिशिएंट बनाया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, जो उसका रेवेन्यू है प्रोडक्ट से वो भी डिक्लाइन हो रहा है, और यहाँ पे एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डिक्लाइन हो रहा है। दैट शोज कि एक रिलेशन में चल रहे हैं लोग। जैसे जैसे उसकी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम होगी, बिकॉज उसके प्रोडक्ट जब कम बिकेंगे तो सेल्स की जो कॉस्ट आएगी वो भी कम आएगी। R&D एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं हर साल 4%, देन 5, 5.3, 6, 6.3, 7%, 8%। तो धीरे धीरे अपने आप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंक्रीज कर रहे हैं, और इतना काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, 4, 5, 10% तक कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही होनी चाहिए, बिकॉज ये एक उसको स्केल अप करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है।
जर्नल एक्सपेंसेस की परसेंटेज समवेयर अराउंड 6% है और हर साल 6% पे इन्होंने मैनेज की हुई है। टैक्सेस का डिपेंड करता है कंपनी को कितना भरना है, जैसे दिस ईयर 7.61 है। ये हमने रेवेन्यू से, टोटल रेवेन्यू में कितना टैक्स भरा, ये वो नहीं है कि कितना टैक्स कंपनी को देना था। जनरली ऐसा होता है ना कि 30-25% टैक्स होता है। ये कंपनी ने रेवेन्यू में से कितना टैक्स भरा, अपने टोटल रेवेन्यू में से कितना टैक्स भरा, अपने टोटल रेवेन्यू में जर्नल एक्सपेंसेस का कितना परसेंटेज गया, अपने टोटल रेवेन्यू में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना खर्चा किया, और टोटल रेवेन्यू में अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना खर्चा किया, ये हमें दिखाता है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट प्रॉफिट ब्रेकडाउन, जो कि सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सबकी बुक्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है प्रॉफिट ब्रेकडाउन। प्रॉफिट एक बहुत ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में प्रॉफिट्स देख के ही इन्वेस्ट करता है। वो सारी चीजें बाद में देखता है, पहले देखता है प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स हम 3 ब्रेकडाउन में देखते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन तीनों में डिफरेंस ये होता है कि जब भी कंपनी पैसा कमाती है, एक स्केल अप करते हैं, 100 रुपये मैंने कमाए, 100 रुपये में से मैंने खर्चा किया 40 रुपये का उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो मेरा पहले आता है ग्रॉस मार्जिन 60 रुपीज़ का। उसके बाद मैं बाकी खर्चे करता हूँ, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्होंने किया, इन्होंने जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किए, या फिर कोई भी अदर एक्सपेंसेस किए। वो सारे खर्चे करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बचता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता हूँ, उसके बाद जो मेरे पास प्रॉफिट बचता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका एक स्केल होता है। स्केल 1 पे ये लोग आते हैं जब अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स हटा देते हैं, देन उसके बाद अदर एक्सपेंसेस हटाने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, देन टैक्स पे करने के बाद आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिक्लाइनिंग स्टेज दिख रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी देखें तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, जस्ट बिकॉज टैक्स की वजह से हम कह सकते हैं थोड़ा डिक्लाइनिंग आया। 29,000 का इन्होंने टैक्स भरा, 29,000 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने टैक्स भरा, तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे थोड़ा इम्पैक्ट आया। बट यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, तो थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट स्टेबल स्टेज है, बिकॉज टैक्स की वजह से थोड़ा डिक्लाइन आया। प्रॉफिट ब्रेकडाउन की अगर हम परसेंटेज देखें तो 46%, जो कि पहले 40% होता था, अब 46% कंपनी का जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रह गया। कॉस्ट एफिशिएंसी हम देख सकते हैं, बट डिक्लाइन भी हुआ है प्रोडक्ट का रेवेन्यू। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब सारे खर्चे निकल जाते हैं तो 31% कंपनी का बचता है, जो कि पहले 27% बचता था, तो कंपनी ने अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23% है। मतलब दैट शोज कि कंपनी ने अपने आप को 20% के अराउंड रखा हुआ है। किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अगर हर साल 20% आ रहा है ना, तो कंपनी अच्छी कंपनी है। बट उसके लिए सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है, उसकी लिक्विडिटी, उसकी सॉल्वेंसी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी अदर फैक्टर्स, अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स जितनी भी हो सकती है ना, वो सारी देखनी ज़रूरी है। सिर्फ प्रॉफिट इज़ नॉट द अल्टीमेट डिसीजन मेकर कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ प्रॉफिट के बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बनाना है, आपको सारी चीज़ें देखनी है। तो 20% हर साल ये कंपनी बना रही थी, 25%, 23% दिस ईयर। तो कंपनी ने प्रॉफिट्स वाइज तो अपने आप को अच्छा किया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, जो कि हमें डॉलर्स में दिखेगा। 2018 तक कंपनी का डॉलर्स में इंक्रीज हो रहा था ईपीएस, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिक्लाइन आ गया, जस्ट बिकॉज कंपनी ने अपने शेयर्स को काफ़ी स्प्लिट किया था। ठीक है, यहाँ पे कंपनी के शेयर स्प्लिट हुए थे, जिसकी वजह से उनका ईपीएस काफ़ी डिक्लाइन आ गया। फिर कंपनी ने आने वाले और टाइम में एक और बारी शेयर स्प्लिट करा था, जिसकी वजह से ईपीएस थोड़ा डिक्लाइन स्टेज आ रहा है। तो ईपीएस की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स ले सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से रिलायबिलिटी दिख सकती है। क्योंकि शेयर की स्प्लिट हुआ था, इसलिए आपको ईपीएस बहुत डिक्लाइन स्टेज पे दिख रहा है। अदरवाइज कंपनी ने ग्रो करा है जिस हिसाब से, वैसा ही उसका ईपीएस है। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्ट्रक्चर। ये होता है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कि कंपनी ने अपने आप को कैश में कैसे मैनेज किया हुआ है। कैश फ्लो स्ट्रक्चर बेसिकली आपको बताता है कि कंपनी के पास कैश में पोजीशंस कैसी हैं। कंपनी की 3 पोजीशंस आपको दिखेंगी: ऑपरेटिंग कैश, इन्वेस्टिंग कैश एंड फाइनेंसिंग कैश। इन तीनों कैश का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आप इंटरप्रेट कीजिए कि कंपनी ने अपने आप को इन टर्म्स ऑफ दिस
रिलायंस इंडस्ट्रीज की वीडियो देखिए और इससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग कैश का मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग कैश का मतलब क्या है और फाइनेंसिंग कैश का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कैसे ये हमें फ़ायदा देता है, नुकसान देता है। ऑपरेटिंग कैश की अगर हम बात करें तो जितना भी कैश ऑपरेशन से आता है, जो भी बिजनेस के ऑपरेशन से उससे जो कैश आ रहा है वो सारा ऑपरेटिंग कैश में आता है। इन्वेस्टिंग कैश में वो कैश आता है जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। इन्वेस्टमेंट जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कंपनी ने खरीदी या फिर बेची, उसका जो नेट अमाउंट आता है वो आता है इन्वेस्टिंग कैश में। फाइनेंसिंग कैश होता है जितना भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, फाइनेंसिंग ऑपरेशंस, फाइनेंसिंग ऑपरेशंस लाइक इक्विटी इशू करना, बाय बैक करना या फिर लोन लेना लॉन्ग टर्म, उसको रीपे करना, शॉर्ट टर्म लोन लेना उसको रीपे करना, डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, वो सारी चीज़ें आती है फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग इज ऑल अबाउट कैसे कंपनी ने रीपे करा, क्या क्या चीज़ें रीपे करी। एंड नेट कैश में आपको सारी तीनों एक्टिविटीज़ का सम अप दिखता है कि एंड पोजीशन क्या रही कंपनी की। ठीक है। सो ऑपरेटिंग कैश की अगर हम बात करें, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश हर साल इंक्रीज हो रहा है, दैट शोज कि कंपनी के ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग है। कैश के टर्म्स में देखें तो कैश में कंपनी के ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हर साल इनका ग्राफ इंक्रीजिंग स्टेज पे आ रहा है। इन्वेस्टिंग स्टेज की अगर हम बात करें, इन्वेस्टिंग कैश का मतलब होता है कि कंपनी ने कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कितने साल में करी। कुछ साल में जहाँ पे आपको पॉजिटिव अमाउंट दिखेगा वो मतलब है कि कंपनी ने सेल आउट ज़्यादा करा है और इन्वेस्टमेंट कम करा है। और जिस साल में आपको नेगेटिव में दिख रहा है उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। बिकॉज जब आप सेल करते हो, इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, तो आपके पास पैसा आता है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है, और तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है लेकिन आपकी जेब से पैसा तो जा रहा है ना। ऐसे ही पैसा जब आता है तो हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, राइट। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी है वो बेच रहा हूँ तो मुझे कुछ उसके बदले पैसा मिलेगा ना। प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली गई, मेरी इन्वेस्टमेंट चली गई, मेरे पास पैसा आ गया। तो पैसा जब आ रहा है तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेची होगी, और जब पैसा जा रहा है तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है। अब यहाँ पे जब भी आपको नेगेटिव में डेटा दिख रहा है ना, वो सारा कंपनी ने उस साल में इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन जब आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिकते हुए दिखेंगे कि कंपनी ने बेचा ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में दिखेगा। फाइनेंसिंग कैश के बारे में अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग इज ऑल अबाउट कैसे कंपनी ने अपने बायबैक करे इश्यूज। देखो, जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है ना तो उसको बायबैक कर लेती है। बायबैक कैसे कर लेती है? वो मार्केट से ही अपने शेयर्स उस प्राइस पे ले लेती है। तो जब वो शेयर्स मार्केट से खरीदेगी तो उसको कुछ पे आउट करना पड़ेगा, कुछ भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो पेमेंट करती है वो फाइनेंसिंग कैश के थ्रू। कंपनी जब भी प्रॉफिट्स करती है तो उसमें से कुछ डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो वो सारा डिविडेंड देती है फाइनेंसिंग कैश से। कंपनी जब भी लोन लेती है और उसको रीपे करती है तो वो फाइनेंसिंग कैश से जाता है। कंपनी जब भी इक्विटी शेयर्स को बायबैक करती है, तो हमने एग्जांपल ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन हो शॉर्ट टर्म लोन हो, दोनों की रीपेमेंट फाइनेंसिंग कैश से होती है। डिविडेंड पेमेंट भी, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, अब कंपनी ने लोन लिया तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट भी आपकी फाइनेंसिंग कैश से होती है। तो जितना ज़्यादा आपको डिक्लाइन दिखे ना वो अच्छा ही होता है, बिकॉज कंपनी ज़्यादातर रीपेमेंट कर रही है और या फिर मार्केट से ज़्यादा शेयर्स इशू कर रही है या फिर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है या फिर डिविडेंड पेमेंट कर रही है। अगर ये इंक्रीजिंग स्टेज पे दिखता है, पॉजिटिव दिखता है ना, तो इसका मतलब है कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है इंस्टेड ऑफ रीपे कर रही है। रीपेमेंट ज़्यादा अच्छी होती है ताकि कंपनी का जो डेट है वो कम हो जाता है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाती है, डिविडेंड भी वो पे कर रही है और अपना ओवरऑल मैनेज भी कर रही है। जितना ज़्यादा रीपे करेगी उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। तो नेगेटिव होना अच्छी चीज़ है, इतना बुरा नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया, लेकिन उसके लिए नेगेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है। नेट कैपेक्स की अगर हम बात करें तो अभी तक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, जैसे इन्वेस्टिंग कैश में हमने जो बात करी वही है नेट कैपेक्स। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कंपनी ने नेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पे सेल नहीं किया था किसी भी साल में, तो इसलिए वो सेल ऑफ इक्विपमेंट्स का डेटा नहीं आ रहा है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स आ रहा है, नेट कैपेक्स आ रहा है, वही जो एग्जैक्टली परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स किया गया। विल टॉक अबाउट फ्री कैश फ्लो कि कंपनी ने जब अपने ऑपरेटिंग कैश बनाया उसमें से जब वो इन्वेस्टमेंट कर देती है तो उसके पास फ्री कैश कितना बचता है ताकि वो डिविडेंड पे कर पाए, इंटरेस्ट पे कर पाए, लोन रीपेमेंट कर पाए। ये तीनों चीज़ों के लिए उसके पास फ्री कैश होना बहुत ज़रूरी है। हर साल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 2022 में कंपनी के पास फ्री कैश ज़्यादा था, 1,11,000 मिलियन डॉलर्स का। 24 की अगर हम बात करें जो कि करंट ईयर हमारा, तो 24 में कंपनी के पास 1,08,000 मिलियन फ्री कैश था। अब उससे वो डिविडेंड पेमेंट कर सकती थी, उससे वो इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती थी, या फिर वो अपनी लोन रीपेमेंट कर सकती है। ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि ये तीन एक्टिविटीज़ को कैसे कंपनी मैनेज कर रही है। नाउ विल टॉक अबाउट डिविडेंड पेड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स।
अब डिविडेंड पेड और रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? डिविडेंड पेड का मतलब क्या है? कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसमें से कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जब प्रॉफिट कमाए तो उसमें से कितना पैसा अपनी जेब में बचा के रखा। अब कंपनी पैसा बचाती क्यों है? ताकि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी की रिटेन अर्निंग स्टार्ट हुई थी 96,000 मिलियन से, और 12,000 मिलियन उसका जो है डिविडेंड पेमेंट था। ठीक है, ये जो स्काई ब्लू कलर है ये डिविडेंड पेमेंट है, और डार्क ब्लू जो है ये है रिटेन अर्निंग्स। कंपनी की रिटेन अर्निंग्स धीरे धीरे डिक्लाइन होते होते इस साल -19,000 हो चुकी है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग्स को धीरे धीरे यूज कर रहा है। ऑल्दो अगर ये R&D करने के लिए या फिर इनोवेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में इनको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये वो चीजें कर रहे हैं और उससे उनको बेनिफिट नहीं होगा तो इनकी रिटेन अर्निंग्स करने का कोई फायदा नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स बिल्कुल जीरो हो चुकी है कंपनी की और डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं, दैट शोज कि कंपनी के पास अब इतना पैसा नहीं रहा कि कंपनी आने वाले टाइम में रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू अपने इनोवेशन या फिर R&D पे कर सके। बिकॉज यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कंपनी ने अपना ह्यूज अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को दिया है थ्रू बायबैक, नॉट बिकॉज ऑफ लॉसेस। यहाँ पे आपको रिटेन अर्निंग्स का मतलब ये नहीं है नेगेटिव में दिख रहा है तो लॉसेस हुए हैं। कंपनी ने बायबैक करे शेयर्स अपने, इसीलिए कंपनी का नेगेटिव में आ रहा है। हमने प्रॉफिट स्ट्रक्चर में देख लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टिल इन प्रॉफिट है, कंपनी का रिटेन अर्निंग्स नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉसेस में है कंपनी। कंपनी ने अपने आप को अपने जो शेयर्स हैं मार्केट से वो बायबैक करें, एंड डिविडेंड पेमेंट उसकी रेगुलर कमिटमेंट है कि अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड दे रहे हैं। दैट शोज अ गुड कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर इन्वेस्टर्स, बिकॉज उससे मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहती है। ठीक है, और एक स्टेबल आप देखेंगे तो 12,000, 13,000, 15,000 मिलियन जो है कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी कंसिस्टेंट है अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। एट लास्ट हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें अदर में 100% इसलिए आ रहा है बिकॉज यूएस कंपनीज के अंदर इंडियन डेटा की हिसाब से प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं होती है। वहाँ पे ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि इस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे फाउंडर्स होते हैं, लेकिन प्रमोटर्स वाली होल्डिंग जो फैमिली होल्डिंग्स होती है ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी की होल्डिंग है, ऐसे ही एप्पल जो यूएस कंपनीज हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, उनके अंदर ये प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं होती। यहाँ पे फाउंडर्स होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं, MDs होते हैं, CEOs होते हैं, CEO होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स भी होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर्स वाला डेटा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे हमें अदर्स में 100% दिखा रहा है क्योंकि उन सबकी होल्डिंग है। यहाँ पे प्रमोटर्स का डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये यूएस कंपनी है। नाउ हम बात करेंगे 4 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एप्पल। एप्पल की 4 स्ट्रेंथ और 4 वीकनेस क्या हैं वो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ग्रोइंग कैश जनरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीजिंग स्टेज पे था, फ्री कैश फ्लो कंपनी बचा पा रही थी, दैट शोज अ गुड सिचुएशन इन द मार्केट। हाई एंड इम्प्रूविंग मार्जिन, तो कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहे थे, ऑल्दो जो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो टैक्स की वजह से डिक्लाइन हुआ था, बट उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहे हैं और 25 से 25% कंपनी बचा पा रही है आफ्टर टैक्स। सर्विसेज लेड इनकरिंग रेवेन्यू, अगर हम देखें तो हमने ये ग्राफ में भी देखा था, कंपनी का जो प्रोडक्ट की रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हो रही है और सर्विसेज का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, जो कि उसकी क्लाउड सर्विसेज या फिर वो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्ट। जो आईफोन और मैकबुक जो मार्केट में सेल आउट करते हैं उसके जगह उनकी जो मार्केट में सर्विसेज है उसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। कैपिटल एफिशिएंसी ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत अच्छा दिया इन्होंने, तो उसकी कैपिटल एफिशिएंसी इंक्रीज है, इसलिए उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 4 वीकनेस ऑफ इन्वेस्टर्स रिस्क की, अगर हम बात करें 4 वीकनेस, अगर हम एप्पल की बात करें तो सबसे पहले हाई शेयर होल्डर रिटर्न कंप्रेस रिटेन इक्विटी, मतलब कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस में आ गई हैं जिसकी वजह से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी दिक्कत होने के चांसेस हैं, बिकॉज प्रॉफिट्स का सारा यूटिलाइजेशन रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर बायबैक इशू
और बायबैक शेयर्स में और इन सब में करेंगी तो कंपनी के पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा नहीं बचेगा। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज राइज हो रही हैं। आपने जैसा देखा था करंट लाइबिलिटीज 48% पहुंच चुकी थी दिस ईयर, जो कि पहले 24% थी। तो यहाँ पे कंपनी की काफ़ी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, लेकिन स्टिल वो भी राइजिंग है। और टोटल लाइबिलिटीज अगर हम देखें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो भी इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन नहीं रहा कंपनी, क्योंकि 88 से 75 पे ये शो करता है कि कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड बहुत डिक्लाइन होती जा रही है। टैक्स टैक्स एंड रेगुलेटरी सेंसिटिविटी, टैक्स एक्सपेंसेस स्पाइक्ड हो गए थे 2024 में, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स भरे बिकॉज हो सकता है रेगुलेटरी प्रेशर हो उस कंपनी पे, जिसकी वजह से उसका जो नेट मार्जिन है वो डिक्लाइन हो गया, 93,000 मिलियन आया, जबकि हो सकता है वो ज़्यादा आता, पिछले साल से ज़्यादा आता, जस्ट बिकॉज उसने पिछले साल से डबल टैक्स पे करा है दिस ईयर। हो सकता है रेगुलेटरी टैक्स प्रेशर हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल टैक्स प्रेशर हो सकता है, बट उसकी वजह से उसके नेट प्रॉफिट्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आया। तो यहाँ पे हमने 4 स्ट्रेंथ एंड 4 वीकनेस के बारे में पढ़ा, आप भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप एप्पल कंपनी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब हम बात करेंगे कंपनी के स्कोर कार्ड की, जो कि हमारा अल्टीमेट फर्स्ट पॉइंट था कि हमारा स्कोर कार्ड कैसा चल रहा है। सो एप्पल का स्कोर कार्ड है 7/10। इसका रीज़न आपको पता चली गया है, आप रीज़न कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि वैल्यूएशन, ग्रोथ, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेक्स, डिविडेंड पॉलिसी एंड रिटेन अर्निंग्स, ये सारी चीज़ें ग्राफ से ही उठी हैं। तो यहाँ पे ग्राफ्स के बेसिस पे इसने स्कोर दिया है कि एक्चुअल स्कोर क्या होना चाहिए, और उसका रीज़न भी लिखा हुआ है, वन लाइनर में उसका रीज़न भी लिखा हुआ है, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअल स्कोरिंग मिलेगी, एक फेयर स्कोरिंग जो कि रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी है, आप आराम से इसे रीड कीजिए। दैट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं है कि एप्पल इज़ अ इन्वेस्टेबल कंपनी और नो। और ये 7 स्कोर जो है आउट ऑफ 10, ये भी आपको दिखाता है कि कंपनी जो है कौन से स्टेज पे। 7 और 8 जो स्टेज होता है वो कंपनी का एक मैच्योरिटी स्टेज होता है। ये जो स्कोर होता है 7, दैट शोज कि कंपनी एक मैच्योर स्टेज पे, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से वो ऊपर है, लेकिन इंटरनल ऑपरेशंस में बहुत दिक्कतें हैं उसके अंदर, जो बिजनेस ऑपरेशन है उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से वो डिक्लाइन भी है। और ये सारे जो स्कोर्स हैं उसको बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे लिक्विडिटी 5.5 पे है, सॉल्वेंसी 5.4 पे है, दैट शोज 50% उसमें प्रॉब्लम है, 50% उसकी लिक्विडिटी ठीक भी है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हमने देखा था कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे, तो हमें स्कोर अच्छा मिला। कैपेक्स में भी कंपनी ने कैपेक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की हुई है, सेल कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो ऑब्वियसली उसको कैपेक्स का भी अच्छा स्कोर मिला। ग्रोथ वाइज 6.6 इसलिए मिला क्योंकि उसका स्टॉक प्राइस की ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कम है, इसलिए 6.6 मिला। वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी थी, पी रेशो, पी एस रेशो और पी बी रेशो हर साल इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए मिला। रिटेन अर्निंग्स 3.4 क्यों मिला, उसका रीज़न आपको पता चल ही गया है, क्योंकि हर साल डिक्लाइन होते होते इस साल माइनस में हो गया, तो यहाँ पे वो रेड में आ गया। डिविडेंड पॉलिसी 4 है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है स्टिल, बट उसके पास सस्टेनेबिलिटी प्रेशर है, और उसको रिटेन अर्निंग्स बहुत ही नेगेटिव में आ गई है, जबकि वो डिविडेंड पे कर रहा है लेकिन रिटेन अर्निंग्स पे फोकस नहीं कर रहा, जो कि उसको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे सकते हैं, इसकी वजह से उसका स्कोर आया। बाकी अब सारी चीज़ें जब आप खुद से देखेंगे, ओवरऑल कंपनी जो है, एक अगर हम देखें क्विक व्यू, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंपनी की प्रीमियम वैल्यूएशन है, जो कि कैश फ्लो से सपोर्टेड है, स्लो ग्रोथ है, ग्रोथ वो कर रहा है लेकिन वो स्लो है, और लिक्विडिटी उसकी प्रेशर में आ रही है, बिकॉज लिक्विडिटी वो धीरे धीरे लूज करता जा रहा है, हर साल उसकी लिक्विडिटी डिक्लाइन होते होते, इंडस्ट्री एवरेज छोड़ो, वो खुद से ही इंटरनली अपने करंट एसेट्स को मैनेज नहीं कर पा रहा, और करंट लायबिलिटीज उनकी इंक्रीज हो रही है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें, मार्केट परसेप्शन काफ़ी अच्छा है, एप्पल इज़ अ गुड कंपनी, और 43 मिलियन डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट उसकी जगह अगर हम इंटरनल ऑपरेशन देंगे तो कंपनी इंटरनली अच्छा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। बाकी स्टॉक प्राइस वैसे इंक्रीज होता जा रहा है हर साल, अगर आप देखेंगे तो ग्राफ इसका अपग्रेड ही है, लाइक अपवर्ड सिचुएशन में ही है, कभी भी डिक्लाइन नहीं हुआ। यहाँ पे एक आया था 258 पे एंड टुडे 278, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें, यहाँ पे है थोड़ा सा प्रॉब्लम,
बट हर साल यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, और स्टॉक प्राइस वैसे भी इसका काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ। 2016-17 में कुछ $30-40 का था, और आज जाके इसका 278 है, तो 10 टाइम्स इसने इंक्रीज करा है। बट इंटरनल ऑपरेशंस भी बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज बिजनेस इंटरनली बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, मार्केट परसेप्शन अलग चीज़ होती है, लेकिन इंटरनली भी बिजनेस स्ट्रांग होगा और दोनों एक लेन में चलेंगे तो ही कंपनी इन्वेस्टेबल बनती है। बाकी दैट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लेना है। ये सारा डेटा आपकी हेल्प करेगा फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कि ये कंपनी इन्वेस्टेबल है, आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, या फिर ये इसी स्टेज पे रहेगी, या फिर यहाँ से भी गिर सकती है। ये सारी चीज़ें आपको इस डेटा में मिल जाएंगी। फाइनेंस रिपोर्ट की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप सर्च बार में जाएंगे, एप्पल सर्च करेंगे, जैसे ही आप एप्पल सर्च करेंगे एप्पल इंक करके कंपनी का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टॉक प्राइस डेली बेसिस पे अपडेटेड मिलेगा, और यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। थैंक यू।